कॉन्फ्रेंस कल होने जा रही है जिसमें कई सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस भाग लेंगे। इसकी पूरी ब्रीफिंग के लिए ये संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप सभी अपना परिचय भी देंगे और सर अपना परिचय देकर इसमें फिर जो भी आपकी 2 दिन की क्वेरीज है और आप राजदीप रस्तोगी साहब है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये वेस्ट जोन की पहली कॉन्फ्रेंस है, इसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी और एसपीएस नवज्योति से मैं अविनाश सिंह जी न्यूज़ जी हाँ जी सर कपिल पारेख ईटीवी सर कमल मसूदा न्यूज़ 18 से सर प्रतीक सेन अलर्ट भारत न्यूज़ पास न्यूज़ 91 सर यूनुस खान न्यूज़ 91 सर अमानत अली जी न्यूज़ अभी मुझे मेवाड़ न्यूज़ मोहम्मद इलियास राजस्थान पत्रिका से। छोगालाल मेवाड़ न्यूज़। अरे और सत्य कब तक आप शुरू करेंगे? आइए समाचार जगत से प्रमोद जी सर। समाचार जगत से प्रमोद जी। आइए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, सब जानते हैं, और चौथा एक बहुत मजबूत है, वो आप हैं। तो चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, और चौथा जो है, जो आपका स्तंभ है, वो बहुत मजबूत है। और अभी तो देश में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अपने बोलने की स्वतंत्रता, ये भारत का संविधान में ये है, अपने को एक गारंटी मिली हुई है, और प्रेस का उसमें अहम रोल है। मैं आपको एक सबसे पहले अनौपचारिक में बात कर रहा हूँ फिलहाल, फिर मैं औपचारिक बताऊँगा। मैं अपना भी परिचय दे दूँ। मैं आपके क्षेत्र से 1984 से जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता से। ये किसी को शायद जानकारी नहीं होगी। मैं 84-85 में राजस्थान पत्रिका के लिए अवैतनिक स्वैच्छिक रिपोर्टिंग किया करता था राजस्थान हाई कोर्ट में। मैं कोई रोल्स पे नहीं था पत्रिका के, लेकिन रिपोर्टिंग मैं किया करता था। उसके बाद उससे पहले वीरेंद्र डांगी जी थे, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी करते थे कुछ समय, फिर मैं करता था। कोई आपके यहाँ कोई पत्रकार डिप्यूटेड एज सच वहाँ नहीं थे 84-85 में। पत्रकारिता मेरा बहुत बड़ा शौक़ है। मेरे आर्टिकल्स बहुत आए हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में, पत्रिका में, नवज्योति में बहुत छपते रहे। इन दिनों थोड़ा कम हो गया है। तो मैं आपकी बिरादरी में से ही एक हूँ, और आपके जो वरिष्ठ साथी हैं वो सब लगभग उनका मेरे को सानिध्य रहा, जिसमें जितेंद्र जी शेखावत, वो मेरे बड़े भाई हैं पत्रिका, और भुवनेश जी, चाहे इधर मनोज माथुर, चाहे किसी का भी नाम लेंगे, वो रियाजुद्दीन शेख थे, चाहे पुष्प सर्राफ थे, ये पुरानी बात है। पदम सिंह जी भाटी, दैनिक नवज्योति, और जितने भी बड़े पत्रकार, उनका मेरे को सानिध्य मिला। लिखना भी मैंने काफ़ी उनसे सीखा। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, शौक है, लेकिन इस ओर मैं काफ़ी काम करता हूँ। और अभी भी मीडिया वालों से मेरे अति प्रिय संपर्क करते हैं, और इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर रहता है कि कोई भी न्यूज़ बड़ी होती है तो वो मुझसे जानकारी लेते हैं, मेरे से संबंधित नहीं कि भाई साहब इसमें क्या सच्चाई है। ऐसा उनका मेरे पर विश्वास है। ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे पास मीडिया के बंधुओं की, क्योंकि आप उदयपुर में, इसलिए अपन बहुत ज़्यादा परिचित, जयपुर में सब लोग परिचित हैं मेरे से लगभग। मैं जिनके संग था वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। मैंने जब वकालत स्टार्ट की, जो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, मैं उनका शिष्य हूँ। मैंने उन्हीं के संग वकालत स्टार्ट की थी, और उनका भी मीडिया से ज़बरदस्त रिलेशंस रहे हैं, ज़बरदस्त, क्योंकि वो स्वभाव के अति विनम्र हैं, वो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। तो सब लोगों से बहुत उनका, तो उस चक्कर में हम लोगों का भी मीडिया से काफ़ी जुड़ाव हुआ। इस प्रकार मीडिया मेरे लिए कोई बहुत नया नहीं है। आप सब अपने हों, तो अपने लोग अपने लोगों से मिल रहे हैं, कोई अलग नहीं मिल रहे हैं किसी से भी। मैं बहुत ज़्यादा मिलता रहता हूँ। मेरे डेली जितने भाई जयपुर के सब जानते हैं, लगभग डेली कहीं ना कहीं कोई मिलते हैं मुझसे, सब कहीं ना कहीं, और ऐसे ही मिलते हैं। तो इतना प्रेम है, कई बार तो ऐसे आते हैं चाय पीने आ गए, इस प्रकार का प्रेम है। आप आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आज तो एक विषय भी है जिस पर अपन बात कर रहे हैं। भारत सरकार के जितने अधिवक्ता हैं, ये महसूस किया गया कि वो अधिवक्ता
आज जिस प्रकार का लीगल वातावरण है, जिस प्रकार के नए कानून हैं, उन नए कानूनों में सरकार की क्या भूमिका है? उस लिटिगेशन जितना बढ़ रहा है आज, जैसे एक कॉमन कहावत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉमन कहावत कि गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट लिटिगेंट क्लाइंट, कि गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी लिटिगेंट है। गवर्नमेंट तो रेस्पोंडेंट साइड से आती है, गवर्नमेंट का अपना लिटिगेशन तो बहुत कम होता है, कम है। लेकिन क्योंकि भारत में हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हर व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। मैं हूँ, आप हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर को राइट है। तो वो अगर अपने राइट के लिए, एनफोर्समेंट के लिए, उसको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा। कोई बुराई भी नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाएगा वो। अब उस कोर्ट में जाएगा तो या तो राज्य सरकार होगी उसके विपरीत निश्चित रूप से, मुख्य रूप से, या केंद्र सरकार होगी, या कहीं कहीं कोई प्राइवेट लिटिगेशन होगा। जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, भाइयों का किराएदार मकान मालिक है, वो एक प्राइवेट डिस्प्यूट बोलेंगे उसको हम। तो दो तरह के लिटिगेशन हो गए। एक तो प्राइवेट डिस्प्यूट, वो तो एक भाई, दो भाई, माता पिता, बहन भाई, आजकल तो जो चल रहा है उनका। दूसरा, आज राज्य से उसको क्या व्यथा है, जो एक कॉमनर सिटीजन है वो पहले बहुत ट्राई करता है, हर जगह ट्राई किया, यदि उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया तो कोर्ट की शरण में आता है। और मैं निश्चित रूप से इस मत का हूँ, फर्म व्यू का हूँ, कि कोर्ट वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहाँ हर व्यक्ति ये उम्मीद लेकर जाता है कि हमको न्याय मिलेगा। और मैं तो उसका पार्ट हूँ, क्योंकि वकील और जज ये जुडिशियल व्यवस्था का पार्ट होते हैं, हम अलग नहीं हैं उसमें। निश्चित रूप से भारतीय जो जुडिशरी है, मैं दावे के संग कह सकता हूँ, मैंने और भी जुडिशरी का थोड़ा अध्ययन किया है वर्ल्ड में, छोटा मोटा। अपनी जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कहीं उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे झटके आते रहते हैं। देखिए, इतना बड़ा सिस्टम होता है तो उसमें छोटे मोटे झटके लगना वो बहुत स्वाभाविक है। और अगर कोई एक मछली गंदी है तो तालाब तो गंदा नहीं होगा, तालाब तो स्वच्छ है। और आज भी यदि मेरे सामने भी कोई समस्या आएगी तो मैं कहूँगा कोर्ट चलो। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका हम ये कर दें, अपने आप तो न्याय कर नहीं सकते हम। तो कोर्ट में आज हमारी आस्था है। क्यों है कि मोर और लेस आज भी न्यायिक व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। इसमें कुछ खामियां हैं, हम मानते हैं, अब आप पूछ लेंगे तो हैं खामियां, उनको दूर किया जा सकता है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और आज की सरकार का मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सरकार का, मैं भी एक अंग हूँ। अभी पिछले 8 वर्षों से मैं इस पोस्ट पर हूँ और मेरा ये चौथा कार्यकाल है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो शायद पहला, भारत में पहली बार मुझे चौथा कार्यकाल मिला है। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो ये अधिकारी, न्यायिक अपने व्यवस्था को देखने के लिए हम न्याय अधिकारी कहलाते हैं, लॉ ऑफिसर्स। एक सेटअप होता है हम लोगों का, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप से राज्य की नहीं कर रहा हूँ, कि सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, जो वर्तमान में अभी माननीय के वेणुगोपाल सर हैं, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन कतिपय स्वास्थ्य कारणों से वो 30 सितंबर तक हैं। उसके बाद आप, जैसा मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, आप ही के अनुसार, मुझे जानकारी नहीं कि शायद मुकुल रोहतगी साहब नए अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। उसके बाद दूसरा सेटअप हमारा होता है, वो है सॉलिसिटर जनरल इंडिया। वो हमारे माननीय तुषार मेहता जी हैं, जिनको आप खूब पढ़ते हैं, बड़े बड़े केसेस को हैंडल कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं हम लोग। अगर मैं संख्या लगभग, अभी हम लोग 18-19 हैं भारत में, उसमें से कुछ मेरे साथी सुप्रीम कोर्ट में हैं, कुछ भारत के न्यायालयों में भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, सब में नहीं है। भारत के जितने उच्च न्यायालय हैं प्रांतों में, उनमें सब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं है। लेकिन ये अपने लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, कि सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, केंद्र सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि ये उन्हीं का प्रेरोगेटिव है पोस्ट क्रिएट करना। हम लोगों का अपॉइंटमेंट भी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ये करती है, ACC, उसके माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, और भी उसमें होम मिनिस्टर होते हैं, अन्य लोग होते हैं। उन्होंने राजस्थान में इस पोस्ट को पहली बार क्रिएट किया है।
ये 2014 में पहली बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजस्थान, और क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, मैंने कहा तो मुझे तो ये नहीं कि मैं पोस्ट करूँ, मुझे बहुत गर्व है कि एक पोस्ट इतनी बड़ी राजस्थान में है। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, ये तो चलता रहता है, समय का चक्र है, लेकिन पोस्ट ये हमेशा यथावत रहेगी। ये हम लोगों का सेटअप है। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बाद होता है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, जिसका नाम बदल गया है। अब कोई असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल इंडिया में नहीं कहलाएगा, वो होंगे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल। ये परसों ऑर्डर्स जारी हो गए, क्योंकि कुछ भ्रांतियाँ होती थी कि ASG हम भी हैं और असिस्टेंट भी ASG लिखते थे, तो उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हो गया है। ऑर्डर निकल चुका, नाउ हमारे अंडर में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल। जैसे राजस्थान में मेरे पास 2 डिप्टी SG हैं, एक जोधपुर में है, एक जयपुर में है। उसके बाद हमारा सेटअप जो है सीनियर पैनल काउंसिल है। मैं आपको पूरी व्यू रचना बता रहा हूँ हमारा क्या सेटअप है। सीनियर पैनल काउंसिल्स होते हैं जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, वो अधिवक्ता जयपुर में भी हैं, जोधपुर में भी हैं मेरे पास, और जितने जिला न्यायालय उनमें भी स्थायी अधिवक्ता हैं, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ कोई ना कोई हमारा अधिवक्ता है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल काउंसिल CGPCs। एक इस प्रकार की हमारा ये संगठनात्मक रचना है हमारी। और अगर मैं संख्या बताऊं, पूरे राजस्थान में लगभग 300 से ज़्यादा वकील हैं भारत सरकार के, जिनकी सूची मेरे पास रहती है, और पूरे राजस्थान का पूरा कंट्रोल भारत सरकार के द्वारा मेरे को दिया गया है। मेरे पास जो वर्क है वो मॉनिटरिंग, सुपरविज़न और कंट्रोल और आर्गुइंग ऑल्सो। बड़े बड़े जितने केस होते हैं उसमें मेरे पास निर्देश आता है, या मैं मुझे समझता हूँ तो उसमें मुझे जाना है तो मैं अपियर होता हूँ। बाकी मेरे साथी, हर एक साथी मेरा बहुत कॉम्पिटेंट है, योग्य है और ईमानदार है, और मेहनत से वो काम कर रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट भी भारत सरकार को दे रहे हैं। देना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये काम है हमारा। इस संगठन, इस संरचना में हमारे 4 जोन आते हैं। एक ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न, नॉर्थ और साउथ। ये 4 भागों में बंटा हुआ है हमारा भारत सरकार का सेटअप वकीलों का। तो अभी मैं बात करूँगा वेस्टर्न जोन। ये अपन लोग जिसमें बैठे हैं ये वेस्टर्न जोन है। वेस्टर्न जोन में 5 स्टेट आती हैं, जिसमें राजस्थान, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में हो रहा है ये। गुजरात एडजॉइनिंग स्टेट है हमारा, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश, ये वेस्टर्न जोन कहलाता है। उसके बाद साउथ जोन, उसमें साउथ की स्टेट्स आ जाती हैं, और उसके बाद नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में यूपी, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, बिहार, ये लगभग ये नॉर्थ जोन हो गया, ये भी बड़ा जोन है। 4 जोन में हमारी संरचना है। ये वेस्ट जोन है, आप जहाँ बैठे हैं ये वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन का राजस्थान एक पार्ट है। तो इस प्रकार की व्यू रचना थी कि एक कॉन्फ्रेंस की जाए वकीलों की, भारत सरकार के वकीलों, जिसमें हमारे काउंसिल ED के केसेस भी लड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के पैनल लॉयर्स भी हैं, GST के पैनल लॉयर्स भी हैं, रेलवेज भी हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सब हमारे पास ही रहते हैं लगभग। उनके जो वकील हैं, हम आपस में राजस्थान के लोगों से तो संपर्क रहता है, लेकिन दूसरे प्रांतों में उतना संपर्क हमारा नहीं रहता। तो उसको किस प्रकार किया जाए, संपर्क किस प्रकार किया जाए, कैसे संवाद किया जाए, इसके पीछे व्यू रचना क्या है। आप कहेंगे कॉन्फ्रेंस कर ली, 2 दिन मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला तो इसके पीछे जो सोच है, जो मुझे लगता है, जो मेरे ऐसा लगता है, जो जिसके पीछे अपन बैठे हैं, संवाद। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा आपस में, कम्युनिकेशन किसके बीच में, 5 प्रांतों के वकीलों के बीच में। अगर गोवा में कोई एक समस्या आ गई, एक इस प्रकार का केस वहाँ आ गया, और राजस्थान वाले को पता नहीं है, उससे होगा क्या, गोवा में कुछ होगा जजमेंट, यहाँ कुछ होगा, गुजरात में कुछ होगा, मध्य प्रदेश में कुछ होगा, क्योंकि हर न्यायालय स्वतंत्र है। सारे न्यायालय स्वतंत्र हैं, वो निर्णय दे सकते हैं, लेकिन यदि हमें पता होगा कि उस स्टेट में ये निर्णय हो चुका है, तो वो निर्णय हम माननीय न्यायालय के संज्ञान में ला सकते हैं कि न्यायमूर्ति जी, ये निर्णय उस प्रोविंस में वहाँ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का तो बाध्यकारी होता है, वो तो बाध्यकारी है अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है सारे उच्च न्यायालयों पर, लेकिन एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे पर बाध्यकारी नहीं है, उसकी परसुएसिव वैल्यू होती है केवल। लेकिन परसुएसिव वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी विषय पर कोई कानून, मान लीजिए केरल में बना हुआ है और मुझको पता नहीं है, तो मेरे को लेकिन अगर पता है,
तो मैं साइड करूँगा सर कि केरला में इस तरह का जजमेंट हो गया तो बहुत उस पर जजमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण यहाँ में डिस्कस करने से कुछ को फ़ायदा है। सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य संवाद। तो संवाद हमारा आपसी संवाद, मैं अभी सामाजिक रचना पर भी आऊँगा। सबसे पहले तो हमारा इंटरनल आपसी संवाद बढ़ेगा, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, वहाँ क्या हो रहा है। इसके हमारे एक सोच है, मैं इसके लिए आग्रह भी करूँगा कि एक इस जोन का एक अलग ग्रुप बना दिया जाए। ऑलरेडी हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जो अपने, उनको मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ग्रुप बन जाए वेस्ट जोन का, इसके लिए प्रयास करेंगे। वेस्ट जोन में 5 स्टेट आ गई, कहीं कोई निर्णय हुआ वो उस ग्रुप पर डल गया। आजकल इतना फास्ट कम्युनिकेशन है कि अब वो चिट्ठी पत्री का ज़माना तो रहा नहीं है। ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारा जो मीडिया के सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया भी आ गया बहुत ज़्यादा। संवाद के बाद जो आता है दूसरा, क्योंकि मुझको पता है कि वहाँ ये जजमेंट है क्या है। आज नए कानून बहुत आ रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ रहा है, आप रोज़ पढ़ते हैं। ईडी ने ये छापा मारा, ईडी ने कई लोग इसको भ्रांतिवश ये भी कह देते हैं, मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा उनको, शायद जो भी राजनीतिक कारण होंगे, मैं राजनीति को डिस्कस भी नहीं करने आया हूँ, कि ईडी को हमारे पीछे लगा दिया गया। मैं पढ़ता रहता हूँ, आप छापते हैं और आप छाप रहे हैं, जो चल रहा है कि ईडी को छापा लगा दिया गया, इनकम टैक्स का छापा लगा दिया गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, मैं एडवोकेट हूँ। ईडी ने आज तक मेरे ख्याल से आप पर तो छापा नहीं मारा, किसी पर मारा क्या, या मेरे पास भी ईडी कभी नहीं आई। ये बात अलग है, मैं ईडी का वकील हूँ, लेकिन ईडी पहले भी कभी नहीं आई मेरे पास, क्योंकि शायद मेरा कोई कृत्य इस प्रकार का रहा नहीं। ये लोग खड़े हैं, इनके पास भी ईडी कभी नहीं आई। अगर कोई अपराधी है और वो अपराध कर रहा है तो ईडी तो आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, सीबीआई भी आएगी और एनआईए भी आएगी। अगर आप आतंकवाद को कोई कर रहा है, उसको फिर इस प्रकार से जोड़ना पता नहीं कितना उचित है। मैं नहीं कह सकता कि वो छापा डलवा दिया गया, कोई छापा मेरे हिसाब से तो कभी डलवाया नहीं गया। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, सारी इंडिपेंडेंट निर्णय लेती हैं, और जब हम ये इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, क्योंकि हमारे साथी और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बिना दस्तावेजों के कभी हाथ नहीं डालते हैं, कभी भी नहीं। दस्तावेजों को भी पुलंदे होते हैं इनके पास। हमारी एक एक चार्जशीट 500-500, 700 पेज की होती है, और बड़ी भी बहुत होती हैं। वो मैं केस टू केस बेसिस पर बिल्कुल मैं नहीं करूँगा, उससे केस प्रभावित होते हैं। लेकिन ये भ्रांतियाँ ये निकालना बहुत ज़रूरी है। कोई कॉमनर से पूछे, अच्छा ये ज़रा ऐसा सेटअप है, ईडी का छापा लग गया। ईडी का छापा ऐसे नहीं लगता। ईडी तथ्य इकट्ठे करता है, इनकम टैक्स पहले तथ्य इकट्ठे करेगा, उसके बाद वो रेड करते हैं। उनका काम है, ये तो करेंगे। अगर मैं कोई गलती करूँगा, मैं बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाऊँगा, तो क्या मेरा चालान नहीं होगा? होगा मेरा चालान। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उनको कहूँ मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ, वो मेरी भूल होगी। अगर मैं वकील हूँ तो, या मैं एक नागरिक हूँ, तो मेरी और ज़्यादा ड्यूटी है कि इस भारत राष्ट्र के प्रति कि मैं अच्छी तरह से काम करूं। क्यों गलत काम करूं? मैं क्यों तस्करी करूं? मैं क्यों आतंकवाद में लिप्त हूं? अगर होऊंगा तो मुझे उसके परिणाम भुगतने होंगे। कानून तो एक है। तो ये भ्रांति बहुत निकालना आवश्यक था। वो छापा लग गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। तीसरी चीज़ जो आती है, अभी वर्तमान सिस्टम, क्योंकि हम उस सिस्टम का पार्ट हैं। मैं किसी पुराने सिस्टम की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया होगा। वर्तमान सिस्टम, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, इनका जो विज़न है, उनके बारे में कोई हो सकता है 2 आइडिया हो। आपका विचार कुछ हो सकता है, आप स्वतंत्र हैं। मेरा विचार कुछ, मेरे भाई साहब का विचार कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम राष्ट्र के प्रति देखें, तो मेरे ख्याल से ऐसा व्यक्तित्व, आप गहनता से विचार करिएगा। मैं उनका प्रवर्तक नहीं हूँ, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मुझे इस विषय से नहीं लिया जाए। बिल्कुल गहनता से अगर देखें, एक नागरिक हूँ मैं भारत का। अभी इन पिछले सालों में हम जिस स्तर पर पहुँच गए हैं, वैश्विक स्तर पर खास तौर से, आप पत्रकार हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बता दोगे ये सब बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ, आप जो छाप रहे हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ। हम आज कहाँ खड़े हुए हैं विश्व में? आज हमारी इकोनॉमी कहाँ है? ठीक है, वो पेट्रोल की महंगाई हो गई, वो अनाज के दाम बढ़ गए, ये हो गया। देखिए, ये विषय सरकार के फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर। मैं तो कम से कम उसका पार्ट नहीं हूँ, ना मैं इस पर कोई
निर्णय या कोई इस पर कमेंट भी देने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं नहीं दूंगा। आप ओवरऑल देखिए इस इकोनॉमी का, जीडीपी कहाँ जा रही है आज भारत की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ है, आज फिस्कल पॉलिसीज़ जिसको आर्थिक पॉलिसीज़ कहते हैं वो कहाँ है, आज विश्व में आपका क्या स्थान है। अभी मैं देख रहा था, आपने सोशल मीडिया पर डाला कि एक मैं वीडियो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश गए थे, कोई सम्मेलन था और उसमें वो किसी जर्मनी के चांसलर या किसी से मिल रहे थे, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, और बाइडेन साहब पीछे से चलते हुए आ रहे हैं दौड़ते हुए कि जैसे मैं आपका स्वागत करूँ, आप मेरे मेहमान हैं, तो वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, भाई साहब आइए जरा, तो वो हाथ मिलाने के लिए दौड़ रहे हैं। कौन थे वो? जो बाइडेन। जो बाइडेन जिसको कहते हैं विश्व की महाशक्ति, तो विश्व की महाशक्ति मोदी जी के पीछे दौड़ती हुई, आप वीडियो देख लीजिएगा, वो है उपलब्ध, और दौड़ के उनके कंधे पे हाथ रख के और फिर हाथ मिला। तो अब आप कहेंगे इसमें क्या हो गया, तो हाथ मिलाया, हाथ नहीं मिला, विश्व की महाशक्ति आज आपके अस्तित्व को स्वीकार कर गई है कि आप भारतवर्ष हैं। अपन कौन है? अपन सारे भारतवर्षी हैं। अब उसको कुछ लोगों ने और विषय में बांट दिया, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि इनका धर्म ये, उनका धर्म, सब बेकार की बात। हम सब इंडियन हैं, भारतवर्षी हैं। मेरा कुछ पद्धति पूजा अलग है, भाई सब की कुछ है, इनकी अलग है, उससे क्या है, तो भारतवर्षी, वी आर इंडियंस। आप बाहर जाते हैं, मैं बाहर गया, अपना एग्जाम्पल दूँ, दुबई गया मैं, तो मेरे संग और भी दूसरे मजहब के भी लोग थे, तो सबसे पहले उनको कहा कहाँ से आए, तो इंडिया, उन्होंने भी कहा इंडिया, तो हमें बड़ा गर्व होता है। और आज अगर कहीं इंडिया विदेश में आप जाते हैं, एक आध बार मेरे को मौका मिल गया था कभी, तो ऐसा गर्व होता है भारत से आए। आज अब की स्थिति ये हो चुकी है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। ये विज़न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसके कारण भी ये हम कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस, ये विज़न उन्हीं का है, और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब, रेजिलू साहब, और मेरे अन्य वरिष्ठ लोग, एक प्रकार इस प्रकार की चर्चाएं हुई, और कि क्यों नहीं हमारा जो लिटिगेशन है उसको हम मॉडर्न टेक्निक्स में ले जाएं। सरकारी वकील की ये इमेज रहती है कि अरे सरकारी वकील है, मैं क्षमा से, ये तो ऐसे ही होंगे। देखिए कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम राजस्थान का तो मैं कह सकता हूँ, और हाई कोर्ट में हमारी जो स्थिति है कि सरकारी वकील को अब भारत सरकार के वकील को इतनी लाइटली नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? उनके पास कोई अस्तित्व नहीं है, कलम है हमारे पास, तो क्योंकि वो तैयार हैं अपने विषय पर, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पूरा समय उसमें लगा रहे हैं। और मान लीजिए मैं हेड कर रहा हूँ राजस्थान को, मेरे साथी अगर मेरी बात को मान लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे पास कोई ऐसा उनका साधन नहीं है कि मैं उनको दंडित कर दूँ, ऐसा कोई साधन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक भ्रातृत्व की भावना एक डेवलप करके, कॉमन टीम स्पिरिट से हम लोग काम कर रहे हैं। ये भावना डेवलप करने के लिए ये जोनल कॉन्फ्रेंसेस हम आयोजित कर रहे हैं। दिस वाज द आइडिया। क्यों कर रहे हैं? इसमें नई टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। अब साइबर क्राइम हो रहा है, अभी आपके खाते से निकल गया पैसा, मेरे पास एक मैसेज आया अभी थोड़े दिन पहले, उसमें लिखा था कि मैसेज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से था वो, और उनका फ़ोटो भी लगा हुआ था व्हाट्सएप पर, और उसमें मेरे लिखा कि वेयर आर यू राजदीपक। तो मेरे लिए तो घोर आश्चर्य का विषय था कि मैं तो चीफ जस्टिस साहब इंडिया साहब को कभी नहीं मिला, माननीय रमन्ना साहब थे उस समय, उनका वो लगा हुआ था उसमें लोगो, उनका वो इसको बोलते हैं जो भी डीपी नॉट लोगो, डीपी। मैं एकदम समझ गया ये फर्जी है, मैंने उसको जहाँ मुझे करना था वो कर दिया, उसको डिलीट भी कर दिया। कई आते हैं कि जरा सा वो अपना OTP दीजिए, ये साइबर क्राइम्स है। तो आज हमको इनसे निपटना है, आज हमको मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है। आज GST की चोरी, एक चोरी, मैं आपको किसी केस के बारे में नहीं बताऊंगा, एक चोरी मैंने 6-6 हज़ार करोड़ की भी देखी है। 6,000 करोड़ रुपए की GST चोरी, वन शॉट, वन केस। 1,000-1,500 की तो आप छोड़ दीजिए, 1,000, 1,200, 1,500, हम उसको रुपए में भी हमको थोड़ा सा लगता है करोड़ हैं, उनसे निपटना है अपने को आतंकवादी से निपटना है। उसके लिए UAPA कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। आतंकवाद से निपटना है, आर्थिक अपराधों से निपटना है। अभी 302, 307 तो हैं, अपराध हैं, वो अपराध 326, 325, 323 मार पिटाई हो गई, ये अपराध तो एक
व्यक्तिगत अपराध हैं, समाज के खिलाफ भी हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 2 व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, कुछ हीनियस ऑफेंसेस, रेप है, मर्डर है, इससे अफेक्ट होता है, लेकिन ज़मीन जायदाद के झगड़े, उससे समाज तो नॉर्मली अफेक्ट नहीं हो रहा है। आज समाज जिससे अफेक्ट हो रहा है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। आज गवर्नमेंट का फोकस है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कैसे कर्ब करें, कैसे इनको रोकें और हटाएं समूल। उस दृष्टि से नए कानून आ गए, बहुत सारे नए कानून आ गए। आज उन कानूनों की क्या स्थिति है कई बार हमको भी पता नहीं होता। 2 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है उसके लिए, ये तो बहुत एक शुरुआत है। इस शुरुआत से कुछ ना कुछ निकलेगा। हम लोग इस विषय को आगे भी अपनी रिपोर्ट रखने वाले हैं, आगे केंद्र में अपने सुझाव भी देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सौभाग्य है हम लोगों का कि इस सरकार में कम से कम हमारे सजेशंस बहुत अच्छी तरह सुने जाते हैं। हम सजेशंस देते हैं और उसका रेस्पॉन्स भी आता है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, रेस्पॉन्स आता है और उस पर चर्चा भी की जाती है। इतना एक सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए? एक तरफ तो बहुत प्राइवेट वकील आ रहा है, बहुत तैयार है, लाखों रुपए फीस लिए। एक तरफ हमारा एक सरकारी वकील है, वो कम नहीं है योग्यताओं में, लेकिन हो सकता है वो इतना इक्विप ना रहा हो। हम उसको भी इतना लीगली, मेंटली एंड कानूनी रूप से इतना इक्विप कर देंगे, प्रयास करेंगे कि वो उनसे मैच करे। और ध्येय ये है, पहले ये कहते थे 10 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक जो निर्दोष है उसको दंड ना मिले। बिल्कुल सही है, मैं इसमें कोई विवाद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक सोच है और कानून का भी कई जजमेंट्स भी हैं। वो कहते हैं 10 अपराधी क्यों छूटे? 10 अपराधी भी नहीं छूटने चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिले, लेकिन 10 अपराधी भी बुक होने चाहिए। क्यों नहीं बुक होंगे? वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, वो सोसाइटी के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, वो पूरी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, वो गोल्ड ला रहे हैं तस्करी करके, आतंकवाद फैला रहे हैं। क्यों छूटे? एक भी क्यों छूटे? अगर उसने किया है, हाँ, अगर निर्दोष है तो छूटेगा। न्यायालय, ये मेरा काम थोड़ी है, न्यायालय देखेगा, लेकिन हम न्यायालय के सामने सही तथ्य रख दें। हम कोई बनावटी तथ्य नहीं रखते हैं। निश्चित रूप से एक भ्रांति रहती होगी, ये इम्प्लांट कर दी गई चीज़ ये है। कम से कम मैं हेड कर रहा हूँ, मुझे तो सारे डिपार्टमेंट्स का जो चीज़ है वास्तव में वही आ रही है। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि ऐसे ऐसे हमने केसेस पकड़े हैं कि एक केस एक प्रोविंस में कर दिया, वहाँ हार गए, दूसरे में कर दिया, फिर हार गए, तीसरे में करके रिलीफ ले गए। उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसों को तो फिर दंड मिलना ही चाहिए। उसको राजस्थान में रखा जाए। ये तो बॉम्बे में भी हो सकती थी, ये गोवा में भी हो सकती थी, गुजरात में हो सकती थी और MP में भी, लेकिन उन लोगों ने राजस्थान को और मेरी टीम को इस योग्य समझा। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ उन लोगों का कि उन्होंने हमें योग्य समझा, और मैं उन्हें निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी टीम कहीं पीछे नहीं है। इसको हम टीम में नहीं बट रहे हैं, टीम तो हमारी पूरी भारतवर्ष है, लेकिन अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो राजस्थान टीम कहीं पीछे नहीं है। हमें एक भारत को विश्व गुरु, एक नया भारत बनाना है, और 2045 का हमारा विज़न है, ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है। उस विज़न में हमारा क्या योगदान होगा, कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम इस अपराध को पकड़ेंगे। नए हम IPC और इनको तो हम डील कर लेते हैं, नए अपराधों को जो दिन प्रतिदिन टर्न हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कानून नए आ रहे हैं। कई कानूनों की जानकारी हमको भी नहीं होती, पढ़ने से मिलती है, और कॉमनर को तो बिल्कुल नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति को अगर मैं पूछूं मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की उसको परिभाषा ही पता नहीं। वो कहेगा सब मनी लॉन्ड्रिंग ये बहुत सख्त कानून है, पकड़ लेते हैं एकदम। पकड़ तो ऐसे नहीं लेते, वो पकड़ते हैं कि यदि आपने पहले क्या होता था, मैं 1 मिनट में मनी लॉन्ड्रिंग बता दूंगा व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। कि पहले किसी व्यक्ति ने, अपराधी ने या किसी अफसर ने कोई रिश्वत ले ली, तो उसका पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस चलता था, सज़ा हो गई नहीं हुई ये मैं नहीं उस पर जाऊँगा, तो उसके फैक्ट्स होते थे। अब क्या होता है, अगर उसने रिश्वत ली तो वो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीड ऑफ क्राइम, अपराध के कारित अर्जित मनी, क्योंकि अपराध से रिश्वत की मनी है वो तो, या आतंकवाद से या तस्करी से, वो पैसा फेयर नहीं है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को पकड़ना ये मनी लॉन्ड्रिंग। तो 2 केस साथ चलेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तो अलग चलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का अलग चलेगा। अब आप कहेंगे 2-2 केस एक अपराध के, हाँ चलेंगे,
वो अलग विषय था। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इकोनॉमी को बचाने के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय हैं सारे मनी लॉन्ड्रिंग के, ये अपना भारत का नहीं है, भारत भी उसका एक फॉलोअर है। और उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को पकड़ना और मुख्य धारा में लाना, पैसा सीज करेंगे, अल्टीमेटली ये पाया जाता है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो भारत सरकार में सीज हो जाएगा, ये इसका मुख्य। अब इसमें भी दो बातें हैं, आपराधिक और सिविल। आपराधिक में सेक्शन 3-4 में सजा हो जाती है, वो क्रिमिनल पार्ट है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी होते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ भी कई केस होंगे जहाँ प्रॉपर्टी अटैच हुई, मैंने कोई अपराध नहीं किया लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई थी, तो वो प्रॉपर्टी अटैच होगी, अटैच होकर उसका केस चलेगा, अटैच नहीं रहती वो, केस चलेगा, एडजुडिकेशन होगा, आगे अपील के, और फिर अंत में ये पाया जाता है कि नहीं ये इनका कोई दोष नहीं, वो छूटती है, और पाया जाता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो जब्त होगी। दिस इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, ऐसे बहुत कानून अन्य हैं। ये मैं टेक्निकल सेशन में जब बोलूँगा कुछ विषय पर मैं बोलूँगा, मेरा भी एक टेक्निकल सेशन है। अभी तो मैं एक मुख्य आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। कांग्रेस के ज़माने में मतलब कौन भाग लेंगे? जी हाँ, मैं उस विषय पर आ रहा था। तो अब देखिए इसमें इसको हमने 5 सत्र में रखा है। आपके पास फोल्डर्स होंगे, फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स लीजिए, आपके बैग में तो हैं, वो मिलेंगे ही आपको, लेकिन एक अलग से भी फोल्डर्स दिलवाए, फोल्डर्स हैं आपके पास। तो उसमें 5 सत्र में इसको बांटा गया है, कुछ तो मेरे पास है, मैं कि आगे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कुछ और हो जाता है, जरा सा उम्र दे दो, क्योंकि मैं आपकी ताकत से भली बात है, मैं भी आपका एक अंग हूँ। आपका वहाँ अलग से सेपरेट सम्मानजनक तरीके से पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है। कल स्टार्ट करेंगे इसको 10 बजे। 10 बजे रिजिजू साहब चीफ गेस्ट होंगे। प्रेजाइड ऑफिसर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी साहब, वो प्रेजाइड करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसके अलावा जो अन्य लोग रहने वाले हैं, हमारे विधि राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल साहब वो रहेंगे, जो राज्य मंत्री हैं कानून एवं विधि राज्य मंत्री, वो आ चुके हैं उदयपुर में अभी ऑलरेडी, और नाथद्वारा शायद आ जाएंगे दर्शन के लिए। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MM श्रीवास्तव साहब, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार साहब वो आ रहे हैं। ये गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, हमने बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से लिखा, ये गेस्ट ऑफ ऑनर, सम्मानित अतिथि। उसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 3 जजेस की मुझे स्वीकृति मिल चुकी है। वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय संदीप मेहता साहब, जो आजकल जोधपुर बैठ रहे हैं, उच्च न्यायालय जोधपुर। दूसरे न्यायमूर्ति श्री विजय बिश्नोई साहब। तीसरे न्यायमूर्ति श्री अशोक गौड़ साहब, जो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में बैठते हैं। ये 3 माननीय न्यायाधिपतिगण अपने यहाँ से हैं, राजस्थान। इसके अलावा गुजरात से एक जज आ रहे हैं, वो हैं न्यायमूर्ति AP मई, MAYEE। इसमें सारे डिटेल मिल जाएंगे आपको। AP मई साहब के बाद गुजरात के अलावा मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ। दिल्ली में जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव वो भी आ रहे हैं, उनका भी एक सत्र है। तो दिल्ली से भी जज आ रहे हैं हमारे यहाँ। गुजरात के जज हो गए, राजस्थान के हो गए, अब आप कहेंगे महाराष्ट्र के कहाँ हैं, महाराष्ट्र से भी जज आ रहे हैं। जस्टिस मकरंद सुभाष कार्निक वो भी आ रहे हैं। हर प्रांत का एक जज। आप कहेंगे गोवा का जज क्यों नहीं है? गोवा बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर आता है, इसलिए गोवा का अपना कोई ऐसा अलग से जज नहीं है। गोवा हाईकोर्ट नहीं है, गोवा इज़ ए बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 बेंच हैं, औरंगाबाद, नागपुर और गोवा, और मुख्य बॉम्बे। तो वो भी आ रहे हैं, बॉम्बे के जस्टिस कार्निक। अब मध्य प्रदेश बचा। मध्य प्रदेश से हमारे पास न्यायमूर्ति आनंद पाठक साहब आ रहे हैं, उनका भी सत्र है। इसमें आप देखेंगे टेक्निकल सेशन में हमने व्यू रचना देखी हमारी कि कैसे हम लोग सीखना चाहते हैं। एक अपने हाईकोर्ट का जज, राजस्थान उच्च न्यायालय, अपना इसलिए बोलता हूँ कि मैं यहाँ से हूँ, बाकी तो सारे ही अपने हैं, लेकिन ये मेरा अपना, आपका अपना और मेरा अपना राजस्थान। तो हमारे जज
एक बाहर के नहीं है, वो भी हमारे साथी हैं, मुझे मिसकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाए, लेकिन दूसरे प्रांत के, अपने भारत के दूसरे प्रांत के। और हर सत्र में एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसमें 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहाँ रहने वाले हैं। मैं राजस्थान से हो गया, बॉम्बे से जिनका आप बहुत नाम सुनते हैं, अनिल सिंह, इन्होंने बड़े बड़े केसेस अभी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये अनिल सिंह साहब यहाँ आने वाले हैं, मेरे साथी हैं। और गुजरात से देवांग व्यास। मध्य प्रदेश में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं है, वहाँ असिस्टेंट होते हैं। अभी इस व्यू रचना में एडिशनल एसजी नहीं है, वहाँ असिस्टेंट होते हैं, जिनको अब डिप्टी एसजी कहा जाने लगा है। ये परसों से चेंज आ गया, 3 दिन पहले। तो वो वहाँ सब जगह से आप देख रहे हैं, इसमें डिप्टी एसजीज, 3 डिप्टी एसजीज आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में जबलपुर में है उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, उसकी जो बेंच, जिसको कि ग्वालियर, इंदौर, उसकी जो बेंचेज हैं, वहाँ से भी जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, 3 सब जगह से लोग आ रहे हैं अपने पास। अपने जो असिस्टेंट एसजी राजस्थान के हैं वो भी आ रहे हैं, दोनों, जोधपुर, जयपुर, वो भी रहने वाले हैं। बल्कि इसके संयोजक मैं हूँ और सह संयोजक वो लोग हैं। सह संयोजक हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के अनिल सिंह साहब, आप देखेंगे इसमें सह संयोजक हैं, और दूसरे देवांग व्यास साहब। और मध्य प्रदेश में क्योंकि एडिशनल एसजी नहीं है, तो वहाँ के डिप्टी एसजी साहब ये सह संयोजक हैं। तो मेरे को संयोजन का दायित्व मिला है, मैं संयोजक हूँ इसमें, वो मेरे सह संयोजक हैं। ये हमारी व्यू रचना है। बहुत अच्छा विषय, वाइट कॉलर क्राइम्स, हमने नाम ही रखा है। आप देखिए इसका, वाइट कॉलर क्राइम्स से बात कर रहे हैं, इसमें सारा आ गया। आप टेक्निकल सेशन, वाइट कॉलर क्राइम्स एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, सामयिक चुनौतियाँ क्या हैं, वो आ गया। इसमें 3 एड्रेस करेंगे। उसके बाद सेशन 2, रोल ऑफ एडवोकेट्स इन नेशन बिल्डिंग, ये शायद कोई नहीं रखेगा। राष्ट्र निर्माण में वकीलों की क्या भूमिका, भारत सरकार के वकीलों की, अन्य की तो है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें क्या भूमिका हम लोगों की है। तीसरा सत्र की एक न्यायिक व्यवस्था में जो वो अच्छा वैसे ही समाप्ति कर रहा हूँ मैं इसको, ये लास्ट में आ गया, ये लास्ट में आ गया, लास्ट में। तीसरा सत्र में ये है इमर्जिंग डायमेंशन इन द लीगल फील्ड्स की डायमेंशंस, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करें। अभी कोरोना में देखा 1.5 साल कोर्ट कैसे चला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। हमारे लिए तो ये घोर आश्चर्य का विषय था कि वीडियो से कोर्ट भी चलता है क्या। मैं मान लीजिए उदयपुर में बैठा हूँ, एक कहीं बेंगलोर में बैठे भाई साहब, वो जयपुर में आर्गू कर रहे थे। तो इतना एक नया चेंज आया, कैसे आया टेक्नोलॉजी का। तो आज हम उस टेक्नोलॉजी में, हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं और इसमें बड़े एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं। तो ये विषय रहेंगे। उसके बाद 3 सत्र टेक्निकल, एक उद्घाटन, समापन। उसके बाद भोजन के बाद निश्चित रूप से सबसे मैं विदा लूँगा। और ये स्नेह मैं चाहूँगा फिर ऐसे ही अपन लोग मिलते रहेंगे, जितने लोग आ रहे हैं और आप सब लोग, क्योंकि आपसे संपर्क मेरा और भी रहने वाला है उदयपुर में, क्योंकि यहाँ से मेरा कुछ और भी नाता है, मेरी ससुराल भी यही है। तो मैं 40 साल से तो आ ही रहा हूँ, तो मैं अंग हो गया हूँ यहाँ का, तो मैं मिलता रहूँगा। अब इस प्रकार की कोई रूपरेखा है, यदि कोई शंका हो किसी को 2 मिनट में कर ले, फिर बाइट देके इसको समाप्त, और फिर अपन कुछ जलपान लेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।